दोनों की आंखों में आंसू आ गया था। दोनों को इस वक्त खुशी और दर्द एक साथ महसूस हो रहा था। खुशी इस बात की थी कि अंशी उनकी रियल सिस्टर थी। दुख इस बात का हो रहा था कि बचपन से ही वह उनसे अलग हो गई थी और अब वह उनसे नफरत करती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि वह कैसे अपनी बहन को मनाए। वेदांत ने विराज को गले से लगा लिया और इमोशनल होकर बोला, भाई ये सच में हमारी प्रिंसेस है। विराज ने उसकी पीठ को मेरे से चलाया और बोला, हाँ वो हमारी ही प्रिंसेस है। वहीं उन दोनों को खुश देखकर अर्णव की होंठों पर भी मुस्कान आ गई। वो बोला, कांग्रेट्स यार, तुम्हें तुम्हारी असली बहन मिल गई। उसकी बात सुनकर विराज ने उसे देखा और बोला, थैंक यू मेरा ये काम इतनी जल्दी करने के लिए और इस बात को हमारे बीच सीक्रेट रखने के लिए। तभी उसे याद आया कि अर्णव ने ये बात सीक्रेट कहां रखा था। उसने तो पहले ही इस बात को विक्रम को बता दिया था। पर अब उसे अर्णव पर कोई गुस्सा नहीं था क्योंकि विक्रम भी उनका दोस्त था और उसने आज अंशी की डीएनए टेस्ट सैंपल लाने के लिए मदद भी किया था। अर्णव भी आकर विराज के गले से लगा ले और मन ही मन बोला, अब तो और भी मजा आएगा। मुझे ये बात जल्द से जल्द विक्रम को बताना है। इसका मतलब भाभी कोई और नहीं, सिंघानिया फैमिली की रियल बेटी है और उन्होंने जो भी किया था बिल्कुल सही किया था। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने तो बस अपनी जगह छीना है जो शुरू से उनका था। शुरू से ही विक्रम उनकी मंगेतर था। अब तो सच जानने के बाद शायद किसी को भी विक्रम और अंशी भाभी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो कम से कम वो छुई मुई तन्वी तो विक्रम की जिंदगी में नहीं आने वाली है। विक्रम एक आग है और तन्वी उसे कभी हैंडल नहीं कर पाती। विराज उससे अलग हुआ तो वेदांत खुशी से बोला, भाई हमें ये गुड न्यूज जल्द से जल्द घर चलकर मोम और डैड के साथ शेयर करना चाहिए। अब वह वापस कुलाश जाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। वो अंशी को देखना चाहता था पर पहले मोम डैड की चेहरे की एक्सप्रेशन को देखना चाहता था जब उन्हें पता चलेगा कि अंशी उनकी प्रिंसेस है। उसके बाद वह सीधा कॉलेज जाने वाला था ताकि अपनी प्रिंसेस को देख सके। विराज ने भी हाँ मैं सिर हिला दिया क्योंकि उसने आपने डैड को फोन करके बता दिया था कि उन्हें डीएनए सैंपल मिल चुके हैं और वह अर्णव के पास उसकी डीएनए टेस्ट करवाने जा रहा है। और उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके डैड ने ये बात मोम को भी बता दिया होगा। आखिरकार अब उन्हें सच पता चल चुकी थी। वेदांत भी अर्णव को गले लगाकर उन्हें डीएनए टेस्ट इतनी जल्दी करने के लिए थैंक यू कहा और फिर दोनों सिंघानिया विला के लिए निकल गए। वहीं उनके जाते ही अर्णव ने जल्दी से विक्रम को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ विक्रम इस वक्त अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप में कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अर्णव की कॉल देखकर उसने फोन रिसीव कर लिया। उसे पता था कि अर्णव ने किस लिए कॉल किया होगा। विराज उसकी स्ट्रॉबेरी की हेयर सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करवाने के लिए गया था। शायद डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ चुका होगा जिस वजह से अर्णव उसे कॉल कर रहा हो। उसके फोन उठाते ही अर्णव खुश होकर बोला, अरे विक्रम, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। उसकी गुड न्यूज वाली बात सुनकर विक्रम समझ गया शायद डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। उसकी आंखें गहरी हो गई। वो बिना कुछ बोले अर्णव की एज की बात सुनने का इंतजार करने लगा। वहीं अर्णव को तो अच्छी तरह से पता था कि उसका दोस्त किस तरह का इंसान है। वो दिन में गिने चुने शब्द ही बोलता था, जैसे बोलने से भी उसे टैक्स लगता हो। इसलिए वो आगे बोला, अरे यार कम से कम तुझे कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए ना। आज मैं तुझे इतनी बड़ी न्यूज बताने वाला हूँ और तू है कि चुप बैठा हुआ है। विक्रम ने चीढ़कर आंखें बंद कर दिया और एक ही शब्द बोला, बोलो आगे। उसकी बातें सुनकर अर्णव हंसते हुए बोला, ये हुई ना बात, फिर बोला, अरे तुमने भाभी के हेयर सैंपल लेकर विराज को दिया था ना, उसका टेस्ट रिपोर्ट आ गया है और भाभी की डीएनए अंजलि आंटी और दिग्विजय अंकल से पूरी तरह से मैच हो गया है। इसका मतलब भाभी दिग्विजय अंकल और अंजलि आंटी की रियल बेटी है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, भाभी ही तुम्हारी रियल मंगेतर है। इतने सालों तक वो तन्वी भाभी की जगह लेकर बैठी हुई थी। मुझे तो लगता है भाभी को इस बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए भाभी ने तुमसे सगाई कर लिया और तन्वी से अपनी हक को छीन लिया। विक्रम ने फोन रख दिया। उसे जो जानना था
उसे पता चल चुका था। उसकी आंखें और भी गहरी हो गई थीं। वो डेविल स्माइल करके बोला, तो मेरी स्ट्रॉबेरी सिंघानिया फैमिली की रियल बेटी है। पर उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया ताकि सिंघानिया फैमिली को नीचा दिखाए, और खास करके तन्वी से उसकी खुशियां छीनने के लिए। वो चेयर पर झुकते हुए शैतान की तरह हंसते हुए बोला, तू मेरी स्ट्रॉबेरी, मेरी रियल मंगेतर है। ये तो और भी अच्छी बात है स्ट्रॉबेरी, तुम खुद मेरे पास मेरी जिंदगी में कैद होने आई थी। अब जब तुम मेरे पास हो तो अब चाहे तुम अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए ही मेरे करीब क्यों ना आई हो, पर अब तुम्हारे लिए वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में, मेरी बाहों में कैद होकर रहोगी। वेलकम टू माई वर्ल्ड, माई स्ट्रॉबेरी, माई प्रिजनर। इतना कहकर वह जोर जोर से किसी हैवान की तरह हंसने लगा। अगर विक्रम को पता चल जाता कि अंशी भी उसके बारे में ठीक यही सोचती है और उसे जीत की ट्रॉफी समझती है, तो उसकी चेहरा देखने के लायक होता। वहीं दूसरी तरफ आपने केबिन में अर्नव अपने फोन को अजीब तरह से देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब विक्रम ने फोन रख दिया था, और वह तो पागलों की तरह बक रहा था। वो फोन को गुस्से से टेबल पर रखते हुए बोला, अब जाओ, अब मैं तुम्हें कभी कोई गुड न्यूज नहीं दूंगा, ना ही तुम्हारा कोई काम करूंगा, तब पता चलेगा मेरी कीमत। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला में इस वक्त दिग्विजय जी, अंजलि जी बेसब्री से विराज और वेदांत की आने का इंतजार कर रहे थे। तभी विराज और वेदांत दोनों अंदर आए। उन्हें देखकर अंजलि जी और दिग्विजय जी दोनों खड़े हो गए और बेचैनी से पूछने के लिए आए बढ़े, क्या हुआ? डीएनए टेस्ट हो गया। अंजलि जल्दी से विराज के हाथ को पकड़कर बोली। विराज ने उन दोनों को देखा और बोला, आप दोनों प्लीज बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूं। उसकी बात सुनकर दिग्विजय जी और अंजलि जी दोनों सुबह पर बैठ गए और विराज और वेदांत का कुछ कहने का इंतजार करने लगे। विराज ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को निकालकर सामने टेबल पर रख दिया और बोला, ये रहा आपके सारे सवालों का जवाब। उसकी बात सुनकर दिग्विजय जी और अंजलि जी बेचैनी से रिपोर्ट को उठा लिया और जल्दी से उसे ओपन किया और जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। जब पढ़ते हुए उनकी नजर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पर गया तो उन दोनों की आंखों में आंसू आ गया। डीएनए मैच 99% था उन दोनों से। अंजलि जी ने दिग्विजय जी की हाथों से उस रिपोर्ट को छीन लिया और अपने सीने से लगा लिया, जैसे अपनी बेटी को गले लग रही हो। अंजलि जी इस वक्त बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा था अपनी बेटी के लिए। उन सब के होते हुए भी उनकी बेटी कितनी मुश्किल भरी जिंदगी की रही थी, ये सब सोचकर इस वक्त उनका दिल बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। यही हाल इस वक्त दिग्विजय जी का भी था। उन्होंने अंजलि जी को शांत करवाने के लिए उन्हें गले से लगा लिया और खुद के दर्द को संभालते हुए बोले, प्लीज अंजलि, तुम इतना मत रो। तुम्हें पता है ना, ज्यादा स्ट्रेस लेने से तुम्हारी तबीयत कितनी खराब हो जाती है। इतना रोने से क्या अभी हमारी बेटी हमारे पास वापस आ जाएगी, या फिर हम पास्ट को बदल सकते हैं। अभी हम पास्ट को नहीं बदल सकते अंजलि, हम बस फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी बच्ची को वापस लाकर उसे वह प्यार देने की कोशिश कर सकते हैं जिसकी वह हकदार है। मुझे पता है हमारी बच्ची हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा होगी, नफरत भी करती होगी, पर हमें उसकी दिल से अपने लिए नफरत को दूर करना होगा। विराज भी बोला, हाँ मोम, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अभी तो हमें हमारी प्रिंसेस को भी घर वापस लाना है, उसकी नाराज दिल को शांत करना है और प्यार से भरना है। वो भी परेशान था क्योंकि उसकी मॉम अगर ज्यादा रोती थी तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। उनकी बात सुनकर अंजलि जी धीरे धीरे शांत होने लगी। उन्होंने उस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को फिर से पढ़ा और दिग्विजय जी को देखकर बोली, चलिए हम अभी अपनी प्रिंसेस को लेने चलते हैं। चाहे वह हमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, कितना भी नफरत क्यों ना करती हो, हम अपने प्यार से उसकी सारी नाराजगी और नफरत को दूर कर देंगे। उनकी बात सुनकर दिग्विजय जी बोले, नहीं अंजलि, अभी नहीं जा सकते हैं। अगर हम ऐसे अचानक प्रिंसेस के सामने चले गए तो हो सकता है हम उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दें। और आप बोल रहे
हमने अभी तक माँ पापा से इस बारे में बात नहीं की है, पहले हमें उन दोनों का भी इस बारे में बताना होगा। और हमारी प्रिंसेस अपने घर आ रही है तो उसके लिए हमें तैयारी भी तो करनी होगी ना। ऐसे ही रूखी सूखी तरीके से हम जाकर अपनी प्रिंसेस को तो नहीं लेकर आ सकते हैं ना। और अगर माँ पापा को पहले से ही पता होगा तो वह भी खुद को तैयार कर पाएंगे, वरना प्रिंसेस की अचानक आ जाने से माँ पापा बार बार सवाल करेंगे जो हमारी प्रिंसेस को शायद पसंद ना आए। उनकी बात सुनकर अंजलि जी भी समझ गई कि दिग्विजय जी सही कह रहे हैं। तभी वेदांत बोला, ठीक है, आप सब सोचते रहिए और दादाजी दादी माँ को इस बारे में बता दीजिए। मैं तो चला अपनी प्रिंसेस से मिलने। उसकी बात सुनकर दिग्विजय जी और अंजलि जी गुस्सा हो गए। अभी तक वह भी अपनी प्रिंसेस से नहीं मिले थे और यह लड़का उनकी प्रिंसेस से मिलने जा रहा था, तो भला उन्हें जलन कैसे ना होती। तुम हमारी प्रिंसेस से मिलने कहाँ जा रहे हो? अंजलि जी ने पूछा। तो वेदांत बोला, और कहाँ जाऊंगा, मैं कोलाज जा रहा हूँ। मेरी प्रिंसेस भी तो उसी कोलाज में है ना। और आप दोनों को पता नहीं है, पर मैं अपनी बहन को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तो मैंने गले भी लगाया और उसकी सिर को भी सहलाया। वह बिल्कुल एक डॉल की तरह है मोम डैड। मेरा तो उसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, पर मैंने उसे छोड़ दिया ताकि उसे ज्यादा शक ना हो कि मैंने उसकी बाल तोड़ लिया है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। और प्रिंसेस सच में हम सबसे बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नाराजगी, गुस्सा और नफरत भी देखा है। वेदांत की इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा अंजलि जी, हर दिग्विजय जी को फर्क पड़ा। तो सिर्फ इस बात से सबसे पहले उनकी प्रिंसेस को गले से लगाया, प्यार से उसकी सिर भी सहलाया, जबकि वह माँ बाप होकर अभी तक उससे ठीक से मिले तक नहीं है। उसकी बातें सुनकर विराज को भी फिर से जलन होने लगी थी। वह सबसे बड़ा भाई था, इसलिए सबसे पहले उसका था। वह अपनी प्रिंसेस को गले लगाकर उसकी सिर को प्यार से सहलाने चाहता था, पर उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। पर वेदांत सबसे छोटा होकर ऐसा कराया है। दिग्विजय जी कुछ और जलन से बोले, अभी तक मैंने अपनी प्रिंसेस को गले तक नहीं लगाया है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले उसे गले लगाने की? अंजलि जी भी बोली, वो मेरी बच्ची है और मैंने भी अभी तक उसे गले से नहीं लगाया है। हमारी प्रिंसेस को लगाने का पहला हक हमारा होना चाहिए था, तुमने कैसे उसे पहले गले से लगा लिया? तभी दिग्विजय जी बोले, मेरी प्रिंसेस ने तुम्हें थप्पड़ मारकर क्यों नहीं भगा दिया? जरूर तुमने हमारी प्रिंसेस के सामने अपनी एक बिगड़ैल बेकार छवि बना लिया है। भला कौन है सजाकर किसी को गले लगा लेता है? हमारी प्रिंसेस को तो अभी तक पता भी नहीं होगा, न कि हम सबको पता चल चुका है कि वह हमारी बच्ची है, हमारी प्रिंसेस है। उन दोनों को इतना जलते हुए देखकर इस वक्त वेदांत को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। सब उससे करने के लिए उसके पीछे भागते, उससे पहले वह उठकर खड़ा हो गया। वह यहां से जल्दी बाहर भाग जाना चाहता था। तभी डोर पर नॉक हुआ तो अंजलि जी ने कॉमेंट कहा, होने लगा शायद कोई स्टाफ होगी जो उन्हें बुलाने के लिए आई होगी। पर तभी डोर ओपन करके तन्वी अंदर आई। उसे देखकर दिग्विजय जी, अंजलि जी, विराज और वेदांत चारों का चेहरा अजीब हो गया। एक तो उन्हें तन्वी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि इसमें तन्वी की भी कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ स्टाफ ही गलत थी जिन्होंने बच्चों को बदल दिया था। दिग्विजय जी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पर उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था। उन्हें बस इतना पता चला था कि उस दिन जो सभी बच्चे दूसरे रूम में लिए गए थे, उनमें से एक बच्ची की माँ मर चुकी थी और उसके डैड का पता नहीं था। इसलिए उन्हें लग रहा था शायद इसी तरह से चारों बच्चों की अदला बदली हो गई थी। तन्वी उनकी बच्ची की जगह उनके घर में आ गई थी। उनकी बच्ची गलती से देसाई फैमिली की बेटी की जगह देसाई फैमिली में चली गई थी। देसाई फैमिली की बेटी एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली में चली गई थी, जिनकी बेटी अनाथ आश्रम में चली गई थी। इसका मतलब उन सब ने गलती से सोच लिया होगा कि वो बच्ची वही है जिसकी माँ मर चुकी है। असल में वह बच्ची जो अनाथ आश्रम में गई थी, वह उस फैमिली की बच्ची थी। राजश्री के जाने के बाद वह अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम से वापस ले आए थे। इसका मतलब जो लेडी बर्ड के दौरान मर गई थी, वह तन्वी की असली माँ हो सकती है। इसलिए उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि जब वह तन्वी को सच बताएंगे कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर चुकी है,
वह उनकी बेटी नहीं है। उनकी बेटी कोई और है तो उसे जरूर बुरा लगेगा, पर उन्हें सच तो तन्वी को बताना ही था। वह झूठ भी नहीं बोल सकते थे। वह कभी भी अपनी खुद की बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते थे, जो कितने सालों तक उनसे दूर रही थी। इसलिए वह आज तन्वी के सामने ही सारा सच बता देंगे। तन्वी को आखिरकार बचपन से उन्होंने कितने प्यार से पाला था, वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। दिग्विजय जी ने कहा, तन्वी बच्चा चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वह पहले ही यह बात क्लियर कर देना चाहते थे कि उनकी बेटी जल्दी घर आ रही है, ताकि तन्वी को बाद में पता चलने पर वो ज्यादा दुखी ना हो। पर तन्वी उन सबको देखकर मासूम फेस बनाकर बोली, पर डैड मोम भाई फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं तो अभी निकल रही थी, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आई थी। तब जाकर उन सबको याद आया कि आज तन्वी ऋषित का कंसर्ट देखने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी। दिग्विजय जी ने अंजलि जी को देखा तो अंजलि जी नैना में सिर हिला दिया। अगर तन्वी जा रही थी तो उसे अभी बताना ठीक नहीं होगा, वरना उसकी दिल को ठेस पहुंचेगी और हो सकता है वह खुद को लोनली फील करने लगे। एक बार वो वापस आ जाए, तब तक वह अपनी प्रिंसेस को भी घर ले आए होंगे, तब तो तन्वी को पता चल ही जाएगा। वो सब फिर बाहर चले गए। बाहर उनके घर के सर्वेंट दीपा तन्वी की लॉगेज लेकर खड़ी थी। तन्वी को अपने मोम, डैड और भाइयों का बहुत अजीब लगा, पर कंसर्ट में जाने की खुशी में उसने अभी के लिए ज्यादा नहीं पूछा। उसने सोचा शायद कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम होगा। दादाजी और दादी माँ भी बाहर थे। वो सब तन्वी को बाहर छोड़ने चले गए। तन्वी खुशी खुशी उन सब के गले लगकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद सब अंदर आ गए। दादाजी, दादी माँ सोफे पर बैठ गए। दादी माँ बोली, तन्वी बच्ची घर में नहीं रहती है तो घर थोड़ा खाली खाली लगता है। आखिरकार बचपन से ही वह चाहते हुए इधर उधर भागती थी और ये सब देखने की उन्हें आदत हो चुकी थी। दिग्विजय जी, अंजलि जी, वेदांत और विराज ने अपने दादाजी और दादी माँ को देखा। उन्हें पता था कि वह दोनों ही तन्वी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वह उनकी इकलौती पोती थी। उन्हें नहीं पता था कि जब वह उन्हें सच बताएंगे तो वह किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसलिए वो सोच में थे। फिर दिग्विजय जी ने सारे सर्वेंट और आपको देखा जो आसपास थे। विजय जी ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। उन सबके वहां से जाने के बाद दिग्विजय जी ने राजनाथ जी और करुणा जी को देखा और बोले, पापा हमें आपसे कुछ बात करनी थी। उनकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ भी बात की सीरियसनेस को समझ गए। अगर बात इतनी सीरियस नहीं होती तो उनका बेटा, बहू और दोनों पोते इस तरह से परेशान ना होते और सभी सर्वेंट स्टाफ को दूर जाने के लिए नहीं कहते। दादाजी गंभीर होकर बोले, हाँ दिग्विजय, बोलो क्या बात है। मैं भी तुम्हें 2 दिन से बहुत परेशान देख रहा हूं। उनकी बात सुनकर दिग्विजय जी ने गहरी सांस लिया और बोले, तन्वी हमारी घर की बेटी नहीं है माँ पापा। दिग्विजय जी की बात सुनकर दादाजी और दादी माँ चौंक गए। उन्हें तो दिग्विजय जी की बातें समझ में ही नहीं आ रही थीं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। दादाजी परेशान होकर बोले, तुम क्या कहना चाहते हो विजय? तन्वी हमारी बच्ची, हमारी बेटी नहीं है, इसका क्या मतलब है? दादी माँ भी परेशान होकर बोली, हाँ तुम क्या कह रहे हो? तन्वी हमारी घर की बेटी नहीं है। क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो हमारे साथ? उनकी बात सुनकर अंजलि जी, दिग्विजय जी, विराज और वेदांत चारों ने एक दूसरे को देखा। उन सबको तो पहले से ही पता था कि दादाजी और दादी माँ इसी तरह से ही रिएक्ट करने वाले हैं। आखिरकार बचपन से दादाजी और दादी माँ दोनों ही तन्वी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। घर में वह इकलौती बेटी थी और उन सबकी प्रिंसेस थी। दिग्विजय जी गहरी सांस लेकर बोले, ये सच में माँ पापा, तन्वी सच में हमारे घर की बेटी नहीं है। हॉस्पिटल में बच्चे बदल गए थे, हमारी खुद की बच्ची तो किसी और घर में चली गई थी और तन्वी हमारी बच्ची की जगह हमारे घर में आ गई थी। फिर उन्होंने तन्वी के साथ अपनी और अंजलि जी का जो डीएनए टेस्ट विराज ने करवाया था उसे उन दोनों को दिखा दिया। दिग्विजय जी की बातें सुनकर और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखकर दादाजी और दादी माँ की आंखों से तो आंसू बहने लगे। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनकी बच्ची पैदा होते ही बदल गई और उनकी बच्ची की जगह
तन्वी उनके घर में आ गई। इस बात को वह दोनों बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दादाजी ने कांपते हाथों से रिपोर्ट को टेबल पर रखा और बोले, ये सब कुछ तुम्हें कब पता चला और इस वक्त हमारी पोती कहां पर है? ये कहते हुए दादाजी की आवाज में दर्द नजर आ रहा था। जो भी हो, उनकी इकलौती पोती, जिसे इस घर में उनकी प्यार, प्रोटेक्शन और केयर के बीच बड़ा होना चाहिए था, वह तो इतने सालों तक बाहर थी। तन्वी जो उनकी बच्ची नहीं थी, पर बचपन से उन सब ने उसे बहुत प्यार दिया। अब भी वह तन्वी से प्यार करते थे, क्योंकि इतने सालों में दिल का रिश्ता जुड़ा था उनके बीच। अब अगर पता चल भी गया कि वह उनकी बायोलॉजिकल पोती नहीं है, तो वो तन्वी को उठाकर बाहर तो नहीं फेंक सकते थे ना, क्योंकि इसमें तो तन्वी की भी तो कोई गलती नहीं थी। गलती तो उसकी थी जिसे दोनों बच्चों को बदल दिया था, उनकी बच्ची की जगह तन्वी को रख दिया था। पर इस वक्त उन्हें अपनी रियल पोती के बारे में ही चिंता थी। वह कैसे होगी, कहां होगी, इन सब के बारे में सोच सोचकर वह परेशान हो रहे थे। उनके दिल में अपनी रियल पोती के बारे में सोचकर दर्द हो रहा था, जो इतने सालों से उनसे दूर थी। दिग्विजय जी ने गहरी सांस ली और बोले, ये सब कुछ पहले विराज को पता चला जब उसने पहली बार हमारी बच्ची को देखा। हमारी बच्ची बिल्कुल अंजलि की तरह दिखती है और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी और आपकी तरह है माँ। इसलिए विराज को पहले तो डाउट हुआ, फिर उसने हमसे बिना बताए तन्वी से मैंने टेस्ट करवाया ताकि किसी को बुरा ना लगे। अगर बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आता तो वो तन्वी से माफी मांग लेता, पर डीएनए रिपोर्ट जब नेगेटिव आया उसके बाद ही मुझे इस बारे में पता चला। और फिर विराज ने हमारी प्रिंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया था। फिर दिग्विजय जी ने सब कुछ बता दिया अंशी के साथ उनकी और अंजलि जी का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा दिया। दिग्विजय जी की बातें सुनकर दादाजी और दादी माँ दोनों इमोशनल हो गए थे। दोनों ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गया। वो भी अब अपनी पोती को देखना चाहते थे, इसलिए वो दोनों अब अंशी के बारे में पूछने लगे। दादाजी परेशान होकर बोले, हम कैसे अपनी पोती का सामना करेंगे? हमारे होते हुए भी हमारी पोती ने कितना दर्द सहा है। पता नहीं वो कैसे 1 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रही होगी, और देसाई फैमिली उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती को इतना ज्यादा दर्द देने की, परेशान करने की। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरी पोती को इतना परेशान किया है। भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूं, पर इन बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी ताकत है कि मैं अपनी पोती को प्रोटेक्ट कर सकूं, उसके लिए बदला ले सकूं। भले अब तक हमें नहीं पता था कि हमारी पोती कितनी दुख में है। फैमिली वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, राजनाथ जी गुस्से से बोले। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पोती के साथ क्या क्या हो चुका है। दादी माँ भी इस वक्त बहुत गुस्से में थी अपनी पोती के बारे में जानकर, और जिस तरह से देसाई फैमिली ने उनकी पोती को ट्रीट किया, उसे बारे में सुनकर उन दोनों का ही दिल जैसे टुकड़ों में टूट रहा था। वह लोग इतने अमीर थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनकी इकलौती प्रिंसेस कितनी दर्द में थी, कितनी बेबस होगी जब सब उसे सुनाते होंगे, कितनी बेबस महसूस कर रही होगी वह जब उसे पुलिस अरेस्ट करके जेल ले गई होगी। तभी विराज शांत भाव से बोला, दादाजी, दादी माँ, हमारी प्रिंसेस कमजोर नहीं है, वो खुद ही अपना बदला ले रही है, और वो इतनी आसानी से हमारे साथ घर पर नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगता है वह पहले से ही हम सबको जानती है। वह पहले से ही जानती है कि वो इस घर की बेटी है। अब वो हम सबसे नफरत करती है। मैंने उसकी आंखों में एक अकेलापन और नफरत देखा है। उसने बहुत कुछ सहा है। जब राजश्री देसाई फैमिली में वापस आ गई तब उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए ऐड दिया था, पर हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बेटी बदल गई थी। किसी ने भी हमारी बच्ची के साथ डीएनए टेस्ट नहीं करवाया, जिस वजह से सबों से अनाथ नाजायज पता नहीं क्या क्या कहने लगे थे। हमारी बच्ची पूरी तरह से टूटी हुई है। फिर वो जेल गई 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक। उसे बीच ऐसा क्या हो गया जो हमारी मासूम बच्ची पूरी तरह से बदल गई? मुझे पता नहीं, ना ही अभी तक मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाया है। अपनी पोती के साथ इतना सब कुछ हो चुका है, ये जानकर राजनाथ जी और करुणा जी दोनों रोने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था
जैसे अपनी बच्ची की दर्द की वजह वह खुद है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि उनकी बच्ची बदल गई है। उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से उनकी बच्ची को क्या क्या सहना पड़ा। अब अगर वो सच में उनसे नफरत करती है तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है। इतनी बड़ी फैमिली होते हुए भी उनके बच्चे को जो कुछ भी सहना पड़ा, उसे वजह से तो उसका टूटना लाजमी था। अंजलि जी को तो खुद रोना आ रहा था फिर से यह सब सुनकर। फिर वह हर दिग्विजय जी, दादाजी और दादी माँ को समझाने लगे ताकि वो ज्यादा ना रोए। दिग्विजय जी गहरी सांस लेकर बोले, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती थी और हॉस्पिटल स्टाफ की भी, और जो होना था हो चुका है। हम अब चाह कर भी अतीत को नहीं बदल सकते हैं ना। दादाजी कुछ सोचते हुए बोले, तन्वी की रियल पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला? उसकी रियल पेरेंट्स भी तो उसे ढूंढ रहे होंगे ना, हमें उन्हें तन्वी के बारे में बता देना चाहिए। उनकी बात सुनकर दिग्विजय जी ना में सिर हिलाकर बोले, इसका शायद कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तन्वी की मोम उसे जन्म देते ही मर गई थी और उसके डैड शायद पहले से ही नहीं थे। दिग्विजय जी की बात सुनकर दादाजी और दादी माँ दोनों थोड़ा परेशान हो गई। अगर तन्वी की पेरेंट्स होते तो शायद वह भी उसे ढूंढ रहे होते और वह तन्वी को इस बारे में बताते। बाकी यह उसका फैसला होता कि वह कहाँ रहेगी। पर अब जब शायद तन्वी का कोई भी नहीं था तो उन्हें क्या करना चाहिए था? जिस बच्ची को उन्होंने बचपन से अपनी खुद की बच्ची समझकर पाला था, उसे कहां पर छोड़ देते? दादी माँ रोते हुए बोली, तो अब आप सबने क्या सोचा है? हम अपनी पोती को कब घर लाएंगे? उनकी बात सुनकर विराज बोला, दादी माँ, बात ये नहीं है कि हम अपने प्रिंसेस को घर कब लाएंगे, बल्कि बात ये है कि वह हमारे साथ आने को मानेगी या नहीं। वो हमसे नफरत करती है और सबसे बड़ी बात, वो तन्वी को देख किस तरह से रिएक्ट करेगी। उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ पूरी तरह से चुप हो गए। वह भी इस बारे में सोच रहे थे, उनकी पोती उनसे नफरत करती है। क्या होगा अगर उनकी पोती तन्वी को एक्सेप्ट नहीं करती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर तन्वी के पेरेंट्स होते तो शायद ये अलग बात होती, पर दिग्विजय के हिसाब से उसकी माँ मर चुकी थी और बाप तो शायद पहले सही नहीं था, तो वो तन्वी को उन्होंने बचपन से उसे प्यार से पाला था। ये तन्वी के साथ भी तो बहुत गलत होगा ना, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं थी कि डॉक्टर ने उसे बदल दिया था। तभी वेदांत उठते हुए बोला, आपको जो भी डिसाइड करना है कर लीजिए। मुझे अपनी बहन इस घर में मेरे पास चाहिए और मैं उसे वापस जरूर लेकर आऊंगा। अब तो मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, बाकी आप बात कीजिए। इतना कहकर वेदांत वहां से चला गया तो दादाजी एक्साइटेड होकर बोले, क्या ये वेदांत से हमारी गुड़िया बात करती है? तो विराज नामे सिर हिलाकर बोला, पता नहीं दादाजी, मुझे नहीं लगता है कि प्रिंसेस इससे बात करती होगी, पर दोनों ही एक कॉलेज में है तो ये हर दिन आराम से हमारी प्रिंसेस से मिल सकता है। उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ दोनों को भी जलन होने लगी। अभी तक उन्होंने अपने बच्चों से ठीक से बात नहीं किया है, ना ही उसे देखा है, और पहले ही ये वेदांत उनकी प्रिंसेस से मिल रहा है, क्योंकि वो तो अपनी प्रिंसेस के दादाजी दादी माँ है ना, और घर पर सबसे बड़े भी, तो सबसे पहले तो अपनी गुड़िया से उन्हें ही मिलना चाहिए था ना। दोनों को इस तरह से मुंह बनाते हुए देखकर दिग्विजय जी, अंजलि जी और विराज तीनों ही समझ गए कि दादाजी और दादी माँ को भी वेदांत से जलन हो रही है। उन्होंने सुना था कि वेदांत ने आज उनकी प्रिंसेस को गले लगाया है, तो उन्हें भी तो जलन हो रही थी। विराज को तो सबसे ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं वेदांत उसकी प्रिंसेस की फेवरेट भाई ना बन जाए। वहीं कोलाज में इस वक्त अंशी और स्नेहल पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। तभी कुछ लड़के क्लास में एंटर हुए लड़कों को देखकर अनायास ही सबकी नजरें अंशी और स्नेहल पर चली गई, जो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। अंशी तो आराम से सोई हुई थी, वही स्नेहल को तो उन सबको देखकर डर लग रहा था, क्योंकि ये लोग रौनक और उसके दोस्त थे और वह हमेशा से इस सीट पर बैठे थे जहां इस वक्त वह और अंशी बैठे हुए थे। रौनक और उसके दोस्त जो वहां पर खड़े थे वह भी थोड़ा आराम थे कि किसकी हिम्मत हुई जो रौनक की सीट पर सोई हुई है। रौनक ने आंखें छोटी करके अपने सीट को घूर कर देखा। रौनक देखने में हैंडसम था, पर क्लास में सब उससे डरते थे क्योंकि वह ज्यादातर झगड़ा और मारपीट में ही
लगा रहता था। रौनक और उसके दोस्त गुस्से में अंशी की सीट की तरफ बढ़ गए। रौनक ने डेस्क पर हाथ पटका तो स्नेहल ने डर से अंशी की हाथ को पकड़ लिया। वहीं रौनक ने जब उस लड़की को अभी भी सोते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। रौनक की दोस्तों को तो उस लड़की पर गुस्सा भी आ रहा था और उसके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। क्यों? कि उन्हें पता था कि उनका दोस्त इस लड़की के साथ क्या कर सकता है, क्योंकि उनके दोस्त के लिए लड़की लड़का कुछ अलग नहीं थे। वह लड़कियों को भी थप्पड़ मार देता था। स्नेहल की बार बार डर से अंशी को हिलाने की वजह से अंशी अपनी स्टोरेज स्पेस से बाहर आई। अब तक अंशी सिर नीचे लिए बुक को तकिया बनाकर उसे पर सर रखकर सो रही थी, इसलिए किसी ने भी उसकी चेहरा नहीं देखा था। जब रौनक और उसके पास खड़े उसके दोस्तों ने अंशी की चेहरे को देखा तो उनकी आंखें जैसे बाहर आने को थीं, क्योंकि अंशी इतनी खूबसूरत थी कि कोई उससे चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। रौनक जिसे लड़कियों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर वह भी अंशी की चेहरे को देखकर जैसे एक पल के लिए ठहर गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की को आज तक कोलाज में उनके ही क्लास में नोटिस क्यों नहीं किया था? क्या यह लड़की नई आई है? अंशी ने उन सभी लड़कों को इग्नोर कर दिया। स्नेहल को देखकर बोली, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों उठाया? उसकी बातें सुनकर स्नेह ने डरते हुए रोना की तरफ देखते हुए बोली, ये सीट इसकी है, हम जहां बैठे हुए हैं। उसकी बात सुनकर अंशी ने आंखें छोटी करके रौनक को ठंडे भाव से देखा और स्नेहल को देखकर इरिटेट होकर बोली, कहां पर लिखा है? वहीं दूसरी तरफ राजपूत मेंशन में इस वक्त सब हाल में बैठे हुए थे। परिधि जी थोड़ा गुस्से में बोली, ये लड़का भी ना मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। मैंने उसे कहा था कि जल्दी घर आ जाना, हमें बात करनी है, पर कल भी नहीं आया और अभी भी नहीं आया है। तभी बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई तो अधिराज जी बोले, ये लो, लगता है आपके लाडले आ गए। उनकी बात सुनकर परिधि जी शांत हो गई। तभी विक्रम अंदर आया। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। व्योम अथर्व के कान में धीरे से बोला, भाई, कि बड़ी माँ ने भाई को क्यों बुलाया है? उसकी बात को समय भी सुन रहा था। अथर्व ने उसे देखकर सिर हिलाया और बोला, चुप रहो, कुछ भी बोलने की या पूछने की जरूरत नहीं है। बड़ी माँ ने भाई को क्यों बुलाया है पता चल जाएगा। अथर्व की बात सुनकर व्योम का मुंह बन गया। उसने समय को देखा और बोला, मुझे तो लगता है अथर्व भाई भी बिल्कुल विक्रम भाई की तरह बनते जा रहे हैं। समय भी मुंह बनाकर बोला, मुझे भी तो यही लगता है भाई, बिल्कुल विक्रम भाई की तरह बनते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब हम दोनों इतने स्वीट, इतने प्यारे हैं, तो हमारे दोनों भाई डेविल कैसे बन गए? जब कोई हमसे पूछेगा कि तुम्हारे भाई कैसे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? उनकी बकवास बातें बाकी सबको भी धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। अथर्व ने दोनों को घूर कर देखा और बोला, बस करो, तुम दोनों अब अपने बकवास बंद करो। ये दोनों बाद में जितना हो सके कर लेना, पहले बड़ी माँ को अपनी शिकायतें करने दो भाई से। उसकी बातें सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर चुप हो गए। विक्रम आकर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया, जैसे वो यहाँ का किंग हो और बाकी सब उसका गुलाम। वहीं दादी माँ को छोड़कर बाकी सब सीनियर सिटीजन विक्रम को घूर रहे थे उसकी एटीट्यूड देखकर, पर वो जानते थे वो कुछ भी कहे पर विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। परिधि जी ने विक्रम को देखा और चिढ़ते हुए थोड़े गुस्से से बोली, क्या मैंने तुम्हें कल नहीं कहा था आने के लिए? तुम क्यों नहीं आए? उनकी बात सुनकर विक्रम बिना भाव के आपने उसी ठंडे भाव के साथ बोला, क्योंकि मुझे काम होता है, मुझे टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर परिधि जी और भी ज्यादा चिढ़ गई और बोली, बस तुम्हारे पास अपने मीटिंग बिजनेस के लिए टाइम है, पर अपनी मॉम के लिए टाइम नहीं है। पर तुम कुछ भी कर लो, अब से मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर हमारे साथ रहो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमसे दूर, हमसे अलग होकर रहो। और हाँ, मैं चाहती हूँ तुम विराज से बात करो और उसे समझाओ। मैं अपनी दोस्त अंजलि को खोना नहीं चाहती हूँ। अपनी यह पागलपन बंद करो। जब सिंघानिया फैमिली यहाँ आएगी, मैं चाहती हूँ तुम उन सबसे माफी मांगो और फिर से तन्वी को एक्सेप्ट करो। तुम्हारे वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे बच्ची को दुख हो। और वैसे भी
हमने पहले से ही तन्वी को बहू मान लिया है, इसलिए अब वो लड़की हमारी लड़की बहू नहीं बन सकती। भूल मत कि अंजलि कि हम पर कितनी ज्यादा एहसान है। तुम्हें अंजलि की बेटी से शादी करनी ही होगी। परिधि जी ये सब ये देखने के लिए कह रही थी कि उस लड़की की बात से विक्रम कैसे रिएक्ट करता है। अगर विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो जरूर सोच लेती कि उसे दिन सगाई में जो भी हुआ वो सब विक्रम की एक सोची समझी साजिश थी। जरूर विक्रम ने ही उस लड़की को लाया होगा इस सगाई को तोड़ने के लिए, क्योंकि विक्रम तो पहले से ही सगाई के लिए तैयार नहीं था। वो बार बार सगाई से पहले भी भागता था, जिसे पता नहीं सगाई करने से क्या हो जाएगा। वहीं बाकी सब इस वक्त डर रहे थे, क्योंकि सब विक्रम की गुस्से को जानते थे। जो वह एक बार डिसाइड कर लेता था, अपना डिसीजन कभी नहीं बदलता था। उसने सच में उस लड़की से सगाई कर ली है तो वह उस लड़की को कभी भी नहीं छोड़ेगा। निधि जी धीरे से परिधि जी के पास जाकर उनकी कान में बोली, आप ये क्या कर रहे हो भाभी? आपको पता ना, विक्रम अब उस मैटर के बारे में बात भी नहीं करेगा। अपनी मॉम की बात सुनकर विक्रम के होठों पर तिरछी स्माइल लगे और वह ठंडे भाव से बोला, जरूर मॉम, क्यों नहीं, मैं अंजलि आंटी की बेटी से ही शादी करूंगा। अब अगर आपका हो गया हो तो मैं चलता हूं। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठने लगा। वहीं बाकी हैरानी से विक्रम को देख रहे थे। परिधि की तो खुद भी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने तो बस ऐसे ही पूछा था और वह चाहती थी कि विक्रम सिंघानिया फैमिली और राजपूत फैमिली के रिश्ते को खराब ना करें, और उनकी दोस्त यहाँ पर आए तो वो उससे माफी मांग ले, ताकि दोनों फैमिली के बीच रिश्ता खराब ना हो। पर वह यह भी नहीं चाहती थी कि विक्रम उसे लड़की को छोड़ दे, जिसकी हार्ट को उसने पहले ही थाम लिया है। वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा सगाई करके किसी लड़की को धोखा दे। वह तो बस विक्रम को थोड़ा डराना चाहती थी, पर यह क्या हो गया, विक्रम तो फिर से तन्वी से शादी करने के लिए हाँ कह रहा है, तो फिर उसे लड़की का क्या होगा? उसने उसे दिन उसे लड़की की आंखों में एक आग देखा था जो उसे बहुत पसंद आया था। वह जानती थी कि वह लड़की उनके बेटे को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकती थी। वहीं बाकी सब अभी पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि जितना वह विक्रम को जानते थे, विक्रम कभी भी अपना फैसला नहीं बदलता था। जब वह एक बार कोई फैसला कर लेता था तो उसी पर अड़ा रहता था। बचपन से ही ये उसकी आदत थी। तो फिर वो क्यों अपनी पसंद की लड़की को छोड़कर फिर से तन्वी से शादी करने के लिए हाँ बोल रहा है? वहीं अथर्व, समय, व्योम तीनों ही हैरान थे। विक्रम को जाते हुए देखकर व्योम गुस्से से बोला, भाई अब ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी छोटी भाभी के साथ? आप भाभी को छोड़कर उस चुड़ैल डरपोक लड़की से शादी करने की बात कैसे कर सकते हैं? मैं बता रहा हूं, मेरी भाभी सिर्फ मेरी अंशी भाभी ही बनेगी। उनके सिवा मैं किसी को भी अपनी भाभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अगर आपने मेरी छोटी सी भाभी को परेशान किया, धोखा देने की कोशिश की, तो मैं बता रहा हूं, मैं अभी उन्हें फोन करके सब कुछ बता दूंगा। पिछली बार मैंने उनसे नंबर मांग लिया था। मैं सच कह रहा हूं, मैं अब भी उन्हें फोन करके बता दूंगा कि आप फिर से उस तन्वी मुर्गी से शादी करने को तैयार हो गए हो। फिर देखना कैसे मेरी छोटी भाभी यहाँ आकर आपकी बैंड बजाएगी। क्या आपको याद नहीं, छोटी भाभी ने क्या कहा था? अगर आपने उन्हें धोखा देने की कोशिश की तो वह आपकी हाथ पैर तोड़कर आपके घर पर बैठा देंगी, और उनके पास इतना पैसा तो है, वह आपको आराम से खिला सकती है। उसकी बातें सुनकर सभी घर वाले हंसने लगे। ना चाहते हुए भी उन्हें हंसी आ रही थी, क्योंकि दुनिया में वह लड़की एक लड़की ऐसी इंसान थी जिसको उन लोगों ने अपने बड़े बेटे को धमकी देते हुए देखा था। सगाई के दिन भी उसे लड़की ने उनके बेटे को धमकी दी थी कि वह उसकी जीभ को काट देगी, और अब ये हाथ पैर तोड़ने की बात उन्हें तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। विक्रम ने मुड़कर उसे ठंडे भाव से देखा और बोला, जरूर तुम अपनी भाभी को आराम से बता देना। इतना कहकर वह वहां से लिफ्ट में चला गया। वही व्योम तो हैरान था, क्या उसकी भाभी की नाम की धमकी भी भाई के लिए कोई काम नहीं आया? वह वहां से भागते हुए लिफ्ट की तरफ गया और उसकी दरवाजे को पीटने लगा और बोलने लगा, खोलो खोलो भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते हो मेरी भाभी के साथ। मैं भी देखता हूं कि आप कैसे उस तन्वी चुड़ैल नागिन से शादी करते हो।
मैं आप दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगा। वही उसकी ऐसी हरकतें देखकर सबने सिर हिला दिया। समय भी बोला, मुझे तो मेरी छोटी सी भाभी बहुत ज्यादा पसंद है। वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, प्यारी है। फिर पता नहीं भाई का माइंड कैसे बदल गया। तभी दादी माँ बोली, मेरा प्यारा कोटा क्या करता है, कब क्या सोचता है, क्या किसी को कभी पता चलने देता है। देखते हैं आगे क्या क्या धमाका होता है। मेरे पोते का तो मुझे नहीं पता, पर मेरी पोता बहू से एक बार मिलकर मैं जितना जान चुकी हूं, वो जरूर जल्दी कुछ बड़ा धमाका करेगी। जब उसे पता चलेगा कि विक्रम की शादी फिर से तन्वी से करने के बारे में हम सोच रहे हैं। और मुझे तो ये देखने में बहुत मजा आएगा कि कैसे मेरी पोता बहू मेरे पोते को परेशान करेगी। उनकी बात सुनकर सब उन्हें देखने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी दादी माँ का नेचर बहुत अच्छी तरह से पता था। परिधि जी धीरे से उनके कान कर पास जाकर बोली, माँ सच कहूं तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मेरी होने वाली बहू मेरे बेटे को कैसे बिना साबुन के धोने वाली है। निधि जी, जो उनके पास आकर उनकी बातों को सुन रही थी, वह हंस पड़ी और धीरे से बोली, तो भाभी आप क्या अब तक स्ट्रिक्ट बनने का नाटक कर रही थी? उसकी बात सुनकर परिधि जी मुंह बनाकर बोली, और नहीं तो क्या, अगर मैं धमकी नहीं देती तो विक्रम के दिल की बात को कैसे जान पाती। पर मैं तो जान ही नहीं पाई कि मेरा बेटा क्या सोच रहा है। मैंने तो सोचा था वह हमसे शायद झगड़ा करेगा और रहेगा कि वह इस लड़की से शादी करेगा जिससे वो प्यार करता है, जिससे उसने सगाई की है। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। सगाई तोड़ने के बाद अब ये जनाब कह रहे हैं कि उन्हें अंजलि की बेटी तन्वी से शादी करना है। अगर तन्वी से ही शादी करना था तो फिर सगाई क्यों तोड़ दिया? हाय, ये लड़का मुझे पूरी तरह से पागल कर देगा और आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं हो? इतना कहकर परिधि जी ने अधिराज जी को देखा, जो अब हाथ में कोई फाइल लेकर बैठ गए थे। जब अधिराज जी ने अपनी प्यारी बीवी की बात को सुना तो वो हड़बड़ा गए। वो भला क्या ही कहते, उनकी प्यारी बीवी की प्यार के सामने तो वो कुछ नहीं कह पाते थे। इसलिए हंसते हुए बोले, भला हम आपके अकड़ू बेटे से क्या ही बात कर सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा किसी की बात को सुनता है? जो मैं उसे जो भी कहूंगा वह सुन लेगा। उनकी बात सुनकर परिधि जी नाराज होकर बोली, आपको तो बस उससे कुछ कहना ही नहीं है। हद है, इस लड़के ने इस घर में सबको डरा कर रखा है। एक बार बीवी आ जाए, देखना कैसे खुद ही डर कर रहता है। अभी जो बड़ा अकड़ दिखाकर घूम रहा है ना, पूरी अकड़ हवा में मिल जाएगा, देखना। इतना कहकर परिधि जी ने मुंह बना लिया। उनकी बात सुनकर निधि जी बोली, मुझे भी यही लगता है भाभी। पर फिर अभी की बात याद करके बोली, पर अभी विक्रम ने ऐसा तुम कहा कि उसे अंजलि जी की बेटी से शादी करनी है? मुझे तो हमारे विक्रम की बातें समझ में ही नहीं आ रही हैं। उसकी बात सुनकर परिधि जी बोली, मैं तो खुद इस लड़के से परेशान हो चुकी हूँ। मैं तो खुद इसे समझ नहीं पा रही हूँ। देखना, ये लड़का एक दिन मुझे पागल करके छोड़ देगा। तभी दादी माँ बोली, बहू, दोनों को इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी विक्रम ने जिस लड़की से पहले सही सगाई कर रखी है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की आसानी से विक्रम को किसी और से शादी करने देगी। मुझे तो अब यह देखना है कि हमारी होने वाली दबंग पोता बहू को जब पता चलेगा कि उसका नालायक फिर से अपनी पुरानी मंगेतर से शादी करने के बारे में सोच रहा है, तो किस तरह से आकर हमारे पोते की बैंड बजाती है। उस दिन तो उसने सबके सामने कहा था कि अगर विक्रम ने सिंघानिया फैमिली की साइड ली तो वो उसकी जीभ काट देगी। और अब तो मुझे देखना है कि विक्रम की क्या हाल करती है। इतना कहकर कावेरी जी अपने हार्ट को एक्साइटमेंट में मसलने लगी। उन्हें अपने पोते को मार खाते हुए देखने के लिए इतनी एक्साइटेड देखकर सबने हैरानी से उन्हें देख, क्योंकि उन सबको पता था कि घर में सबसे ज्यादा प्यार अगर विक्रम को कोई करता है तो वह कावेरी जी थी। वो सब भी विक्रम से बहुत प्यार करते थे, पर विक्रम तो कावेरी जी का लाडला था बचपन से ही। उन सबको खुद की तरफ देखता पाकर कावेरी जी बोली, क्या हुआ? तुम सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? सबने नामे सिर हिला दिया और यशवर्धन जी बोले, नहीं, हम सिर्फ सोच रहे हैं आप अपने लाडले पोते को मार खाते हुए कैसे देख पाओगी। की बात सुनकर कावेरी की बोली, हम देख देंगे, वो भी मजे से।
तभी व्योम उदास और गुस्से से लिफ्ट के पास से वापस आकर समय के पास बैठ गया और बोला, मैं अभी भाभी को कॉल करके इस बारे में बताता हूं। इतना कहकर जल्दी से उसने अपनी भाभी को कॉल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ कोलाज में इस वक्त रौनक और उसके दोस्त अंशी के सामने खड़े थे। अंशी ने भौहें चढ़ाकर घूर कर रौनक और उसकी दोस्तों को देखा और बोली, क्या है? क्या यहां खड़ा होकर घूरने का कोई कंपटीशन चल रहा है? उसकी बात सुनकर सब होश में आए और रौनक और उसके दोस्त जो अभी तक अंशी को बिना पलक झपकाए देख रहे थे, उन सब ने नजरें हटा लिया तो रौनक बोला, ये हमारी सीट है। उसकी बात सुनकर अंशी डेस्क पर इधर उधर देखने लगी। उसे इस तरह से देखते हुए किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर अंशी आंखें छोटी करके उन्हें घूरते हुए बोली, कहां है? मुझे तो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है कि ये तुम्हारी सीट है। उसकी बात सुनकर रौनक उसके दोस्त हैरान हो गए। आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके साथ बहस करने की। ये लड़की उन्हें उल्टा जवाब दे रही थी। क्या इस लड़की को पता नहीं है कि वह कौन है? यही होगा, क्योंकि वह 1 साल पहले ही इस कॉलेज में ट्रांसफर लेकर आए थे और उन्होंने कभी भी अंशी को क्लास में नहीं देखा था, क्योंकि उसके पहले ही अंशी तो जेल चली गई थी। इसलिए उन सबको लग रहा था कि अंशी नई है, इसलिए ऐसी बात कर रही है। रौनक का दोस्त चंदन गुस्से से अंशी को कुछ कहने वाला था, तभी रौनक ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और अंशी को देखकर बोला, बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो। रौनक, जो आज पहली बार किसी लड़की से अट्रैक्ट हुआ था, वह उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप जाकर अंशी की दूसरी तरफ जो सीट थी, वहां पर जो लड़के बैठे थे, उन्हें उठाकर उनकी जगह पर बैठ गए। वही रौनक के इस बिहेवियर से क्लास के सभी बच्चे हैरान थे। पहले अगर कोई गलती से रौनक की सीट पर बैठ जाता था या फिर कुछ रख भी देता था, तो भी रौनक इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता था कि उसे इंसान को करने लगता था या फिर चीजों को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता था। पहले उसने एक लड़की की बैग बुक्स कुछ लेकर डस्टबिन में फेंक दिया था, क्योंकि उसे लड़की ने उसके सीट पर अपनी चीजें रख दी थी। कितनी बार उसने स्टूडेंट्स को पीट दिया था अगर कोई उसकी सीट पर बैठता था तो। वहीं स्नेहल भी इस वक्त रामजी, पहले तो वह डरी हुई थी कि कहीं रौनक उन दोनों को यहां से उठाकर बाहर न फेंक दे। रौनक ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। रौनक को इतना शांत देखकर उसका दोस्त तन्मय उसके काम के पास आकर बोला, क्या हो रहा है? आज तूने अपनी जगह पर किसी और को बैठने दिया। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब तूने अपनी जगह पर किसी को बैठने दिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस लड़की को पसंद करने लगा है? उसकी बातें सुनकर रौनक अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, शायद पसंद करने लगा हूं। उसकी बात सुनकर उसके पास बैठा उसका दूसरा दोस्त चंदन बोला, अरे मतलब हमें हमारी होने वाली भाभी आखिरकार मिल ही गई। वैसे भाभी की नजरें बेहद कातिलाना है, वो आराम से सो रही थी। तुमने उन्हें उठा दिया, इसलिए देखा नहीं कितनी ज्यादा गुस्से में थी। उसकी बात सुनकर रोना अपनी एक नजर अंशी को देखा, जो फिर से अपनी सर को डेस्क पर रखे आंखें बंद कर चुकी थी। उसकी ऐसी बेपरवाह हरकतें देखकर रौनक को और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह भी तो ऐसा ही था। वह क्लास में किसी की बात नहीं मानता था, वह तो आराम से क्लास में भी सो जाता था। मतलब ये लड़की भी बिल्कुल उसकी तरह ही है, जिस किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही वह किसी से डरती है। उसे ऐसी ही लड़कियां तो पसंद थीं, उसे छुई मुई तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। लगता है इस लड़की से उसके 36 के 36 गुण मिलते हैं। ये सोचकर वह बस अंशी को देखता ही जा रहा था। उसे इस तरह से देखकर तन्मय बोला, ये तो इस लड़की के प्यार में पूरी तरह से पागल हो रहा है। चंदन अपने बालों को स्टाइल से सहलाते हुए बोला, हाँ सही कहा, वैसे ये लड़की सच में बहुत खूबसूरत है और लगता है नई आई है। वहीं स्नेहल इस वक्त अंशी से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी, क्योंकि आज तक रौनक और उसकी ग्रुप को कोई टक्कर नहीं दे पाया था, और आज अंशी ने बस घूर कर उन सबको एक नजर देखा और रौनक ने तो अपना शीट ही छोड़ दिया। उसे तो ये सब देखकर इस वक्त बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अंशी सोई हुई थी, पर अपनी फोन वाइब्रेट होने की वजह से वो उठ गई। उसने फोन देखा
तो उस पर व्योम का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से व्योम का शिकायत शुरू हो गया। भाभी आप कहाँ हो? अब जल्द से जल्द राजपूत मेंशन आ जाओ, और आपने मंगेतर मेरे भाई को एक अच्छा सा सबक सिखाओ। भाई पूरी तरह से पागल हो गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या उनके मन में आपके लिए डर नहीं है, जो अब वो आपको धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं। वो फिर से उस तन्वी चुड़ैल से शादी करने को हाँ बोल रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगता है उनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। उनके दिमाग में शॉर्ट सर्किट होकर स्क्रू ढीला हो चुका है। अब सिर्फ आप ही हो जो भाई को सबक सिखा सकती हो, वरना भाई तो उसे छुई मुई चुड़ैल से शादी कर लेंगे। अगर आपने ज्यादा देर कर दिया तो जरूर भाई आपके हाथ से निकल जाएंगे। भाभी मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपका, वह जो आइडिया था ना भाई की हाथ पैर तोड़कर घर पर बैठाने का, वो सबसे बेस्ट आइडिया था। मैं तो कहता हूँ आप इस आइडिया को फॉलो कीजिए और भाई की हाथ पैर तोड़कर उन्हें घर पर बैठा दीजिए। व्योम अंशी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो तो बस खुद ही बोले जा रहा था। अंशी ने गहरी सांस ली और बोली, व्योम जरा आप ठीक से सांस लीजिए, फिर बताइए कि क्या हुआ है। अंशी की मुठ्ठियां गुस्से से पूरी तरह से कस चुकी थी। ऐसे कैसे विक्रम फिर से उस तन्वी से शादी करने के बारे में सोच सकते हैं? विक्रम उसके लिए वो हुक्म का इक्का था जिसके जरिए वह तन्वी की खुशियों को बर्बाद कर सकती थी। और वो जानती थी कि सिंघानिया फैमिली के लोग अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जब वो लोग उसे रोते तड़पते हुए देखेंगे तो उन्हें भी बहुत ज्यादा दर्द होगा। और ये तो वो डेस्परेटली देखना चाहती थी, तो अब कैसे अपनी जीत की ट्रॉफी को वो किसी और का होने दे सकती थी। और ऊपर से विक्रम तो उसे पर ऐसे हक जाता रहा था जैसे वह पूरी की पूरी उसकी हो। जब वो उसकी है तो विक्रम को भी पूरा का पूरा उसका होना ही होगा। व्योम ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी मुझे पता नहीं क्या हुआ है भाई को। आज मोम ने उन्हें घर बुलाया था, और जब वह घर पर आए और मोम ने उन्हें तन्वी से शादी करने की बात कहा तो उन्होंने हाँ बोल दिया। अंशी ने गुस्से से आंखें बंद कर लिया, पर उसे नहीं लग रहा था कि विक्रम की इतनी हिम्मत है कि वह यह सब करेगा। अंशी ने बाद में बात करती हूँ बोलकर फोन रख दिया, पर अभी उसकी आयुर्वेदिक बुक पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसका मूड ऑलरेडी खराब हो चुका था। विक्रम की शादी के लिए हाँ कहने की बात को सुनकर वो मन ही मन बोली, विक्रमादित्य राजपूत अच्छा होगा, ये सब झूठ हो या मजाक हो, वरना मेरे इतने करीब आकर मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो आपको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अंशी की आंखों में गुस्सा था। जो चीज उसकी थी वो उसे किसी को नहीं देगी, विक्रमादित्य कपूर को भी नहीं, वो नहीं देगी, क्योंकि अब तो वो उसका ही है। अंशी की आंखें ठंडी थीं, वो विक्रम को बिना सबक सिखाए नहीं छोड़ सकती थी। इस बार वह उसे सबक नहीं सिखाती है तो अगली बार वो फिर से ऐसा करेगा। अंशी को अभी तक पता नहीं था कि विक्रम ने उसकी डीएनए सैंपल ले लिया था विराज को देने के लिए, वरना वो तो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती। और वेदांत ने जब उसकी हेयर सैंपल कलेक्ट किया तब तो वह अपनी होश में ही नहीं थी। वह अपने अतीत में इस तरह से कोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला। इसलिए अंशी को अब तक पता नहीं था कि सिंघानिया फैमिली ने ऑलरेडी उसके हेयर सैंपल के साथ डीएनए टेस्ट करवा लिया है, और विराज ने भी ये बेहद सीक्रेट तरीके से किया था, वह भी अर्णव के पास। इसीलिए अंशी को इस बारे में अभी तक पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में 2 दिन से मार खा खाकर राजश्री बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह इस वक्त बहुत ज्यादा वीक लग रही थी। उसकी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। इस वक्त वह देसाई फैमिली की प्रिंसेस तो बिल्कुल नहीं, पर भिखारी जैसी जरूर लग रही थी। हर वक्त अपने चेहरे पर मेकअप पोतने वाली बिना मेकअप के अजीब दिख रही थी। अगर इस वक्त कोई राजश्री को देख लेता तो शायद उसे पहचान नहीं पाता। उसकी हाथ पैर चेहरा हर जगह चोट का निशान था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर उसकी कितनी अच्छे तरीके से खातिरदारी हुई है। इस वक्त वो घुटनों पर मुंह छुपाए बैठी हुई थी। ना तो रात को वह ठीक से सो पाती थी, ना ही दिन में उसे जमीन पर सोने की आदत नहीं थी, और यहाँ पर तो उसे नीचे ही सोना पड़ रहा था।
ऊपर से यहाँ पर इतना ज्यादा मच्छर था कि वह सो नहीं पाती थी। न यहाँ पर कोई भी सुख दुविधा था, जिस वजह से राजश्री और भी ज्यादा पागल हो रही थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जगह सुझा हुआ था और जगह जगह फूलकर गुब्बारे की तरह हो चुका था। 2 दिन हो गया था, पर अभी तक उसके फैमिली में से कोई भी उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए नहीं आया था, जिस वजह से राजश्री को और भी बेचैनी हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि क्या उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया है, क्या वो उसे यहाँ से लेने के लिए नहीं आएंगे। उसके फैमिली वाले तो उसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, न तो वह उसे इतनी देर तक यहाँ कैसे रहने दे सकते हैं। तभी एक लेडी कांस्टेबल सेल के अंदर आई। उसके हाथ में एक प्लेट था जिसमें रोटी और दाल था। उसने उसे राजश्री के सामने रख दिया। राजश्री ने खाने को देखा तो उसे उल्टी आने लगा, क्योंकि उसे सुबह, दोपहर और रात 3 टाइम को सिर्फ रोटी प्याज या फिर रोटी दाल दिया जाता था, जो दाल तो नहीं कह सकते थे पर पानी जरूर था। इस तरह का खाना तो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जब वह अपने अडैप्टिव पेरेंट्स के पास थी तब भी वो भले ही गरीब थे, पर वो उसके लिए हमेशा सब कुछ बेस्ट हिलते थे। उसके लिए हमेशा अलग खाना बनता था, क्योंकि उसे टेस्ट अच्छा चाहिए होता था। इसलिए उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स हमेशा उसके लिए सब कुछ अच्छा करते थे। रोटी दाल को देखकर वह रोने लगी, क्योंकि वह जानती थी जब वह नहीं खाएगी तो ये लोग फिर से उसे मारेंगे, क्योंकि ये रोज का हो चुका था। जब भी वो खाने के लिए मना करती तो उसे मारा पीटा जाता था। देखा जाए तो राजश्री इस वक्त अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट खुद ले रही थी। वो रोते हुए रोटी को जबरदस्ती खाने लगी, जबकि उसे रोटी दाल में थोड़ा भी टेस्ट नहीं था। उसे बार बार उल्टी करने का मन कर रहा था, पर वह ऐसा करती तो उसे और भी ज्यादा मार पड़ती। वो मन ही मन बोली, प्लीज मोम डैड, भाई जल्दी मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं यहाँ पर और नहीं रह पाऊंगी। राजश्री उसे जबरदस्ती खा रही थी, पर जब वह और नहीं खा पी तो उसे उल्टी आने लगी। इसलिए उसने सामने खड़ी लेडी कांस्टेबल को देखकर डरते हुए बोली, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया, मैं और नहीं खा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर उसे लेडी कांस्टेबल की भाव बिगड़ गया। वो आगे आकर उसकी बालों को खींचते हुए बोला, क्यों रे, ये तेरे बाप का घर है या ये खाना तेरे बाप के पैसे से बन रहा है जो तू उसे फेंकना चाहती है? नहीं, बस मेरा पेट भर गया है। राजश्री डरते हुए कहने की कोशिश कर रही थी। वह लड़की जो हमेशा साजिश करती थी और डरने का नाटक करती थी, अब 2-3 दिनों में पूरी तरह से डर से पागल हो चुकी थी। पर उस लेडी कांस्टेबल को जिस तरह से आर्डर मिला था, उसने उसी तरह से किया। वह राजश्री को मारने लगी। वो बार बार उसकी गाल पर थप्पड़ मार रही थी और राजश्री बस चीख और चिल्लाए जा रही थी। वो अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे लेडी कांस्टेबल को एक पल के लिए रोक भी नहीं पा रही थी। वो लेडी कांस्टेबल उसे बड़ी बेदर्दी से मार रही थी, जब तक कि मार खाते खाते राजश्री आधी बेहोशी की हालत में नहीं पहुंच गई। तब तक उसे लेडी कांस्टेबल ने राजश्री को नहीं छोड़ा। जब राजश्री की हालत पूरी तरह से खराब हो गई तो उसे लेडी कांस्टेबल ने एक झटके से राजश्री को छोड़ दिया और वहां से बाहर चली गई। वहीं राजश्री जमीन पर गिर पड़ी। उसके अंदर अब थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी कि वो कुछ कह सके या फिर ठीक से बैठ भी सके। उसकी आंखों से बस आंसू बहता जा रहा था। इस वक्त राजश्री के दिल में अंशी के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अगर वह यहाँ से बाहर निकल गई तो इस बात के लिए अंशी को कभी नहीं छोड़ेगी, वह उससे जरूर बदला लेगी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में इस वक्त दादाजी, दादी माँ और अंजलि जी तीनों एक साथ बैठे हुए थे। विराज जी और दिग्विजय जी अपनी किसी मीटिंग की वजह से बाहर चले गए थे। दादी माँ बार बार अपने फोन को देख रही थी, क्योंकि उन्होंने वेदांत को कहा था कि जब वह उनकी प्रिंसेस से मिले तो वीडियो कॉल करे। वो सब भी अपनी प्रिंसेस को देखना चाहते थे। तभी उन्हें वेद का वीडियो कॉल आया तो दीवा ने जल्दी से कॉल उठा लिया। उन्हें आज अपनी पोती को देखने की इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अंजलि जी और दादाजी भी फोन को ही देख रहे थे। तभी वेद का चेहरा फोन स्क्रीन पर दिखाई दिया। वेद धीरे से बोल, मैं अभी आपको अपनी प्रिंसेस को दिखाती हूँ, पर आप प्लीज चुप रहिएगा, वरना प्रिंसेस को पता चल जाएगा कि मैं वीडियो कॉल से किसी को उसे दिखा रहा हूँ।
उसकी बात सुनकर दादी माँ बोली, ठीक है, हम बात नहीं करेंगे, बस तुम हमें हमारे पति को बस एक बार दिखा दो। और इंतजार नहीं कर पा रही हूं, मुझे जल्द से जल्द अपनी पोती को देखना है। वेद जल्दी से आगे गया। इस वक्त अंशी कैंटीन में बैठी हुई थी और उसके पास स्नेहल भी बैठी हुई थी। क्लास नहीं था तो दोनों कैंटीन में कभी पीने के लिए आए हुए थे। वेदांत उनके सामने एक सीट पर बैठ गया और फोन में कुछ करने का नाटक करने लगा, जबकि असल में इस वक्त वीडियो कॉल चल रहा था। वहीं दादाजी, दादी माँ और अंजलि जी ने जब अंशी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। उनका तो मन कर रहा था बस कुछ देर तक ऐसे ही अपनी बच्ची को देखते रहे, पर उन्हें पता था कि शायद ऐसा करने से उनकी बच्ची को सब पता चल जाएगा। इसलिए वेदांत ने जल्दी ही वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके वीडियो कॉल रखने के बाद दादी माँ रोते हुए बोली, हमारी बच्ची बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है अंजलि, और उसकी आंखें सचमुच मेरी और दिग्विजय की तरह है। दादाजी भी इमोशनल होकर बोले, हाँ, पहले हमारी बच्ची की जन्म के वक्त हमें इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए था। अगर तब हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते तो आज हमारी बच्ची हमसे ऐसे दूर नहीं रह रही होती। ये सब हमारी गलती है, हम गलत बच्ची को घर ले आए, जिस वजह से हमारी खुद की बच्ची को इतनी ज्यादा परेशान होना पड़ा और देसाई फैमिली में इतने सालों तक रहना पड़ा, दर्द सहना पड़ा। और अब देखो, जब हम अपनी बच्ची को अपने पास वापस लाना चाहते हैं, अब वह हम सबसे नफरत करती है। अंजलि जी को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर वह क्या कह सकती थी। वहीं कैंटीन में वेद ने फोन रख दिया था और उसने अंशी को देखा जो कॉफी पी रही थी, पर अब उसे घूर कर देख रही थी जैसे अभी जान ले लेगी। वेदांत पूरी तरह से डर गया। उसे लग रहा था शायद अंशी को पता चल गया है कि वो वीडियो कॉल करके किसी को उसका चेहरा दिखा रहा था। फिर भी उसने अपने घबराए भाव को छुपा लिया और स्माइल करते हुए उसकी तरफ हाथ हिलाया और बोला, हेलो क्यूट सिस्टर, तुम यहीं हो? मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इतना कहकर वेद जल्दी से अंशी के पास चला गया और उसके सामने ही चेयर पर बैठ गया। वह पूरी तरह से बेशर्म की तरह बिहेव कर रहा था। वो तो ऐसा दिख रहा था जैसे उसे अंशी की घूरने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अंशी ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोली, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि मैं आपकी कोई बहन नहीं हूं? क्या आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, जो फिर से मुझे सिस्टर बोल रहे हो? उसे गुस्से में और नाराज होते हुए देखकर वेद को थोड़ा बुरा तो लगा, फिर भी वो बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला, अरे पर मैंने तो तुम्हें अपनी लिटिल सिस्टर मान लिया है। तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान लो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वेद एक्साइटेड होकर बोला तो अंशी की आंखों में कुछ आकर गुजर गया। उसकी आंखों में फिर से नफरत उभर आया और वह सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोली, क्यों, क्या आपकी खुद की बहन नहीं है जो आप मुझे प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मैंने तो सुना है आपकी एक बहन है जिसे आप सब किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। आखिरकार इस बारे में सबको पता है कि सिंघानिया फैमिली की एक ही प्रिंसेस है, मिस तन्वी सिंघानिया। तो फिर आप मुझे अपनी बहन क्यों बनना चाहते हैं मिस्टर वेदांत सिंघानिया? अंशी की तंज को वेदांत साफ साफ महसूस कर पा रहा था, पर वो इस बारे में क्या कह सकता था? वह अब भी तो उसे यह नहीं बता सकता था न कि उसे पता है कि वो उनकी फैमिली की रियल प्रिंसेस है। वो अंशी की सार्कास्टिक बातों को भी समझ पा रहा था। वह इस वक्त बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो इस तरह से कह रही थी। जब तक उन्हें अंशी के बारे में कुछ नहीं पता था, तब तक तन्वी उनकी फैमिली की इकलौती प्रिंसेस थी। ये बात वो चाहकर भी झुठला नहीं सकता था। वहीं अंशी ने जब ये सवाल पूछा था, तब उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद बची थी, पर वेदांत को चुप देखकर उसकी आंखों में फिर से वही कठोरता आ गई। वो अच्छी तरह से जानती थी कि यह लोग अपनी लाडली बेटी के सामने उसे कभी नहीं चुनेंगे, वरना उसके पूछते ही ये वेदांत सिंघानिया इस तरह से चुप नहीं हो जाता। जब इंसान के पास कोई जवाब देने के लिए नहीं होता है, तभी वह इस तरह से चुप रहता है। उसकी आंखों में फिर से नफरत उतर आया। वो ठंडी आवाज में बोली, लगता है आपकी बहन के बारे में कहते ही आपको अपनी बहन की याद आ गई। क्या हुआ? मुझे लगता है अब आपके पास जवाब देने के लिए कोई जवाब ही नहीं है।
उसकी होंठों पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। वो हंसते हुए बोली, किस लिए तो कह रही हूं, मुझे बेवजह बेमतलब का रिश्ता किसी से भी जोड़ना पसंद नहीं है। इसलिए आज से मुझे कभी भी आपकी मुंह से ये बहन नहीं सुनना है। अगर आप मेरी बातों को समझ गए हैं तो और भी अच्छी बात है। इतना कहकर वो उठ गई तो उसके साथ स्नेहल भी उठ गई। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अंशी सीनियर वेदांत से इतना गुस्सा क्यों है। उन्होंने तो बस अंशी को बहन कहा था, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। वही वेदांत जो अपनी ही सोच में गुम हो गया था। जब उसने अंशी की बात सुन तो उसे बहुत बुरा लगा। वो तो बस कुछ सोच में था, पर उसने अपनी बहन को लगता है और भी ज्यादा नाराज कर दिया है। अंशी को वहां से जाते देखकर वो भी उठ गया और जल्दी से उसके पीछे जाते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो बच्चा। ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देना चाहता था, मैं बस कुछ सोच रहा था। वो अंशी के पीछे पीछे जा रहा था, पर हंसी उसकी बातों को अनसुना करके आगे चली गई। वेद उसके पीछे जा रहा था कि तभी उसे अपने विराज भाई का कॉल आने लगा तो वो रुक गया। वेद इस वक्त बहुत ज्यादा उदास था। विराज ने जब उससे पूछा तो उसने कैंटीन में जो भी हुआ, अंशी के साथ जो बात हुई, सब कुछ विराज को बता दिया। विराज जो इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था, उसने गहरी सांस ली। उसे पहले से ही पता था कि अंशी की मन में जो गुस्सा, जो नफरत है, वह इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी। विराज ने गहरी सांस लिया और बोला, वो कुछ भी कहे, वह है तो हमारी ही प्रिंसेस। अभी वह बहुत ज्यादा गुस्से में है और नफरत भी करती है, इसलिए वह कुछ भी कहे, हमें बस हिम्मत रखने की जरूरत है। तुम हमारी प्रिंसेस की सेफ्टी पर ध्यान दो। बाकी में और डैड इस बारे में बात कर रहे हैं। हम जल्दी हमारी प्रिंसेस को घर वापस ले आएंगे। फिर धीरे धीरे उसके दिल में जो भी नफरत है, गुस्सा है, सब कुछ दूर कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।